अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः चैत्रकृष्ण चतुर्थी दिनांक 10 एप्रिल 2023। हाँ, चतुर्थी से चरक चिकित्सा संध्या अध्याय 1 5 4। शंखं चक्रं जलौकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ऋषः खलु कदाचित् शालीना यायावराश्च ग्राम्य औषधाहाराः सन्तः सांपन्निकां मन्दचेष्टा नातिकल्याश्च प्रायेण बभूवुः। तो शालीना और यायावर ये दो प्रकार के जो मुनि है वो ग्राम्य औषध और आहार लेते सांपन्निका मंदचेष्टा व नातिकल्याश्च प्रायेण बभूवुः। सांपन्निक मंदचेष्टा और ज्यादा निरोग नहीं है इस प्रकार से ते सर्वासाम इति कर्तव्यतानाम असमर्थाः सन्तः ग्राम्यवासिकतम आत्मदोषम मत्वा। तो उनके जो सभी कर्तव्य है उसमें वो असमर्थ इस प्रकार के हो गए हैं ये समझकर ग्राम्यवासी कृत ये हमारा ही ग्राम्यवासी कृत आत्मदोष है इस प्रकार के समझकर पूर्व निवासम अपगतम ग्राम्य दोषम शिवम पुण्यम उदारम वैद्यम अगम्यम असुकृत भी। तो पूर्व निवास उनका जो है जिसमें अपगत ग्राम्य दोष है जिसमें ग्राम्य दोष नहीं है शिव पुण्य उदार मेध्य और असुकृति भी अगम्यम जिनका पुण्य नहीं है उनके लिए अगम्य इस प्रकार का जो गंगा प्रभवम गंगा का जिससे प्रभव हुआ है शुरुआत हुए अमर गंधर्व किन्नर अनुचरितम। तो किन्नर इनका जहाँ पे प्रचलन है अनेक रत्न विषयम अनेक रत्नों का जहाँ पे संग्रह इस प्रकार का है निश्चय है। अचिंत्य अद्भुत प्रभावम अचिंत्य और अद्भुत जिसका प्रभाव है ब्रह्मर्षि सिद्ध चरणानुचरितम ब्रह्मर्षि और सिद्ध भवम दिव्य तीर्थ और औषधि जिसमें से निकल रहे हैं अतिशरण्यम और
अतिशरण्य, शरण जाने के लिए जो अति योग्य, इस प्रकार का हिमवंतम अमराधिपति गुप्तम, इस प्रकार का जो हिमालय, जो अमराधिपति गुप्त, इंद्र अमराधिपति यानी कि इंद्र जिसके द्वारा रक्षित है, जगमुहु भंगु भृगु अंगिर अत्रि वशिष्ठ कश्यप अगस्त्य पुलस्त्य वामदेव असित गौतम प्रभृतया महर्षय। तो ये सभी महर्षि जो है वो हिमालय में चले गए, इस प्रकार से प्राप्त हुए। तान इंद्र सहस्रदृक् अमर गुरु अब्रवीत्। तो सहस्रदृक्, सहस्त्र जिसके नेत्र है, इस प्रकार का अमर गुरु देवों का राजा इंद्र, इस प्रकार से उसने बोला, स्वागतम ब्रह्म विदाम ज्ञान तपोधनानाम ब्रह्मर्षिणाम। तो ब्रह्म जानने वाले, ज्ञान और तप यही उनका, जिनका धन है, इस प्रकार के आप सभी ब्रह्मर्षियों का स्वागत है। अस्मिन् अनुवो ग्लानि अप्रभावत्वं वैवर्ण्यं वैश्वर्यं वैवर्ण्यंच ग्राम्यवासकृतम् असुखम असुखानुबंधंच। तो आप सभी के बारे में एक ग्लानि, अप्रभावत्व, वैश्वर्य, वैवर्ण्य, जो ग्राम्यवास, आपको अभी भी सुख नहीं है और आगे भी सुख इससे मिलने वाला नहीं है, इस प्रकार से। ग्राम्यो ही वासो मूलम अशस्ताना। तो ग्राम्यवास यही है, अशस्त बारे में मूल इस प्रकार का है। तत्कृतः पुण्यकृत भी अनुग्रह प्रजानाम। तत्कुतः, कृतः का कुतः, ये कृतः नहीं होना चाहिए, कुतः होना चाहिए। तो पुण्य करने वालों के द्वारा प्रजाओं पर अनुग्रह कब होगा, कैसे होगा, इस प्रकार से। स्वशरीरम अवेक्षितुम कालः कालश्चापि कालश्चायम आयुर्वेदोपदेशस्य ब्रह्मर्षिणा। तो ये काल है कि खुद के शरीर के बारे में देखना है, उसकी परीक्षा करनी है, और आयुर्वेद के उपदेश का यही काल है। आत्मनः प्रजानां च अनुग्रहार्थम आयुर्वेदम अश्विनौ मह्यम प्रायच्छताम। खुद के लिए और प्रजा के अनुग्रह के लिए आयुर्वेद अश्विनी कुमार ने मुझे दे दिया। प्रजापति है अश्विभ्याम, अश्विनी के द्वारा प्रजापति को दिया गया। प्रजापति है ब्रह्मा, और प्रजापति को ब्रह्मा ने दिया। प्रजानाम अल्पम आयुर्जरा व्याधि बहुलम असुखम असुखानुबंधम अल्पत्वात् अल्पतपोदमनियमात् नियमदानाध्ययन संचयं मत्वा पुण्यतमम् आयुः प्रकर्षकरं जरा व्याधि प्रशमनम् ऊर्जस्करम् अमृतं शिवं शरण्यम् उदारं भवन्तो मत्तः श्रोतुम् अर्हत उपधारयितुं प्रकाशयितुं च प्रजानुग्रहार्थम् आर्षं ब्रह्म च प्रति मैत्रीं कारुण्यम् आत्मनश्च अनुत्तमं पुण्यम् उदारं ब्राह्मम् अक्षयं कर्म इति। तो ब्रह्मा से शुरू हुई जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार प्रजानाम अल्पमायु जरा व्याधि बहुलम, प्रजाजनों का अल्प आयु और जरा व्याधि बहुल, इस प्रकार का असुखम असुखानुबंधम, जिसमें सुख नहीं है और सुखानुबंध भी नहीं है। अल्पत्वात्, अल्प तपोदम नियम दान अध्ययन संचय मतवा, और अल्प तप दम नियम दान अध्ययन, इस प्रकार का संचय जानकर पुण्यतमम आयु प्रकर्षकरम, जो अति पुण्यतम इस प्रकार का है, आयुष्य आयु प्रकर्ष करने वाला है। जरा व्याधि प्रशमनम, वार्धक्य और रोगों को दूर करने वाला। ऊर्जस्करम, ऊर्जा बढ़ाने वाला। अमृतम, अमृत। शिवम शरण्यम उदारम भवंतः, शरण्य और उदार, इस प्रकार का। मत्तः श्रोतुम अर्हत, आप मुझसे ही आयुर्वेद सब सीखे। अथ उपधारयितुम प्रकाशयितुं च, और मुझसे सीखे, उसका धारण करे और उसका प्रकटन करे। प्रकाशनार्थं च प्रजानुग्रहार्थम आर्षम ब्राह्म ब्रह्म च मैत्रीं कारुण्यम आत्मनश्च अनुत्तमं पुण्यम उदारम ब्राह्मम अक्षयं कर्म इति।
तो प्रजा के अनुग्रह के लिए ये ऋषि से प्रणीत इस प्रकार का ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का है, प्रति मैत्री कारुण्यम आत्मनश्च अनुत्तम पुण्यम उदारम। तो मैत्री कारुण्य और अपने लिए अनुत्तम पुण्य उदार ब्राह्म अक्षय कर्म समझकर आपको ये करना है। इस प्रकार से इसका थोड़ा सा देखते हैं। कृतः प्रजानाम अनुग्रह इति ग्रामे स्थित्वा आयुर्वेदोक्त आरोग्य साधन धर्मादि प्रकाशनेन प्रजानुग्रह कृतः एव इत्यर्थः। तत्कृतः, लेकिन तत्का वहां पे मतलब जो है वो ग्राम्यवाद से है। तो कुतः ही पाठ ठीक रहेगा ऐसा मुझे लगता है। तो ग्रामे स्थित आयुर्वेदोक्त आरोग्य साधन धर्मादि प्रकाशन प्रजानुग्रह कृता इत्यर्थः। तो आप सभी लोगों ने गांवों में रहकर प्रजाओं के ऊपर अनुग्रह किया है इस प्रकार से। अयम शब्द उभाभ्याम काल शब्दाभ्याम योजनीय प्रजापतये ब्रह्मा इति छेदः। प्रजानाम अल्पाधिकम आयुर्मत्वा इति योजना अल्पत्वात् आयुषा इति शेषः अल्पस्तप प्रभृतीनां संचयः अस्मिन् अल्पे आयुषे तथा प्रतिशब्दो मैत्र्यादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते अथ शब्दश्च अधिकारे तेन मैत्री कारुण्यादीनि अधिकृत्य यं ब्रह्मा प्रजापते उदात् अदात् तम अनुश्रोतुम अर्हत इति योजना। तो मैत्री करुणा वगैरह ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा प्रजापति ने दे दिया। तम अनुश्रोतुम अर्हत इति योजना, और उसको अभी आप उसके बाद में सुन सकते हो। यद्यपि च ऋषय भरद्वाज द्वारा इंद्रादिगत आयुर्वेदाः तथापि ग्राम्यवासी कृतं मनोग्लान्या न तथा स्फुटार्थो वर्तत इति शंकया पुनः इंद्रः तान् उपदिशति। तो भरद्वाज से वैसे उन्होंने पहले आयुर्वेद के ग्रहण किया है इंद्र के द्वारा। फिर भी ये ग्राम्यवास के जरिए उनमें जो इस प्रकार की अशक्तियां निर्माण हुई, जो उनकी ऊर्जा कम हो गई, इसलिए वो फिर से इंद्र के पास पहुंचे। ये इस प्रकार की कथा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये रिफ्रेशिंग जैसा है। एक बार आयुर्वेद सीख लिया है, लोगों तक पहुंचाया है, फिर भी अभी ये जो स्थिति है उसके अनुसार उसको फिर से कुछ करना है। एक खालची लिफ्ट बंद पडली आहे बरं का, म्हणजे काहीतरी दिवा चालू आहे पण लिफ्ट ऑपरेट होत नाहीये, थांबणं एकदा ऑन ऑफ करून बघ। तो ग्राम्याहार जो हम नियमित रूप से खाना खाते हैं वो ही अगर इस प्रकार का परिणाम करने वाला है, तो आज के स्थिति में हम क्या बोले। अभी तो ये हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये तो सभी अनैसर्गिक चीजें हो गई। पहले जमाने में तो कम से कम नैसर्गिक होता, अब तो नैसर्गिक भी नहीं रहा। तो ऐसे स्थिति में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा इस प्रकार का मुद्दा है। और उसको आगे लेकर चलना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो इसी दृष्टि से कम से कम हमें नैसर्गिक आहार तक तो मुड़ना चाहिए। अगर हिमालय में जाके इस प्रकार का तपाचरण वगैरह करके और वहां पे नैसर्गिक आवास में रहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। और असुकृत भी अगम्यम इस प्रकार का भी बताया गया है कि जिनका पुण्य नहीं है वो हिमालय में इस प्रकार से नहीं जा सकते इस प्रकार। तो फिर केवल ऋषि मुनि वो ताकत रखते हैं कि वो हिमालय में जाके इंद्र से मिलके ये सब कर सकते हैं इस प्रकार का। अथ इंद्रः तद आयुर्वेदामृतम ऋषिभ्यः संक्रम्य उवाच एतत् सर्वम अनुष्ठेयम्। तो इंद्र ने फिर से एक बार
ये आयुर्वेदामृत जो है वो सभी ऋषियों को दे दिया। और फिर कहा एतत् सर्वम अनुष्ठेयम, ये सब करना है। अयं च शिवः कालः रसायनानाम, तो ये पवित्र काल है रसायनों के लिए। दिव्याश्च औषधया हिमवत् प्रभवः प्राप्त वीर्यः, दिव्य इस प्रकार की औषधियां जो हिमालय में निर्माण हुई है वो प्राप्त वीर्य है। ऐन्द्री ब्राह्मी पयस्या क्षीर पुष्पी श्रावणी महाश्रावणी स्थिरा वचा छत्रा अतिछत्रा मेधा महामेधा जीवन्याश्च अन्याः पयसा प्रयुक्ताः षण्मासात् परमायुर्वयश्च तरुणम् अनामयत्वं सुरवर्णसम्पदुपचयं वेदां स्मृतिम् उत्तमबलम् इष्टांश्चापरान् भावान् आवहन्ति सिद्धाः। तो मैंने जैसे कहा कि हिमालय से जो फार्मेसिया वनस्पतियां लाती है उनसे एक बार संपर्क होना चाहिए और वहां उत्पन्न इस प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग हमें करना है। मुझे जब मौका मिला था तिब्बतन आयुर्वेद के सिलेबस के बारे में परामर्श देने के लिए, तो मैं सारनाथ में गया था जो वाराणसी के नजदीक है। 20 किलोमीटर है वाराणसी। फिर वहां पे पता चला कि वहां के तिबेटन मेडिसिन वाले लोग हर बरस में 2 महीने के लिए हिमालय में चले जाते हैं। यही मौसम है अभी, अप्रैल मई जून इस प्रकार का। मई जून शायद होगा, या ज्यादा से ज्यादा जून जुलाई होगा। इस प्रकार का। और उस समय में वनस्पतियां इकट्ठा करके लेके आते हैं और फिर उस पे ऊपर प्रैक्टिस चलती है। वैसे धर्मशाला में तिबेटन आयुर्वेद का अच्छा सेंटर है। और ये टूरिस्ट स्पॉट भी है धर्मशाला, डलहौसी। और एक ऐसा कॉमन ट्रिप किया जाता है या कॉमन ट्रिप की जाती है इस प्रकार से। तो तिबेटन पर तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं जरूर धर्मशाला डलहौसी करके आऊंगा। और खास करके धर्मशाला में ज्यादा दिन बिताने हैं। वहाँ तिबेटन आयुर्वेद जो है वो क्या प्रचलन है, कैसा है, ये थोड़ा कोशिश करेंगे। शायद ये लोग थोड़ा हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, क्योंकि जब मैंने इनसे बातचीत की थी तो वो तो तिबेटन के सिवाय कोई और लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे। तो बीच में दुभाषा रखना पड़ा था। और काफी अजीब बातें है कि तिबेटन आयुर्वेद में मूत्र परीक्षा के ऊपर वो चाहते थे 200 गुणों का प्रैक्टिकल रखे, और नाड़ी परीक्षा पर 200 गुणों का प्रैक्टिकल रखे। ऐसा उनका सुझाव था। तो मैंने कहा कि इतनी जानकारी तुम्हारे पास है क्या? तो बोले हाँ है, इतनी जानकारी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि 200 गुण का प्रैक्टिकल रखेंगे। तो वैसे आयुर्वेद के इतिहास में हमें ये सभी बातें वास्तव में जाननी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश था। अफगानिस्तान से लेकर यहाँ जावा सुमात्रा वगैरह यहाँ तक भारत का प्रचार प्रसार इस प्रकार का था, या एक देश इस प्रकार का था। और तिबेटन आयुर्वेद भी आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है। सिलोन में जो एक आयुर्वेद है, श्रीलंकन आयुर्वेद, वो भी आयुर्वेद का हिस्सा है। भूटान में मैं गया था, वहां भी ट्रेडिशनल आयुर्वेद इस प्रकार का है। तो हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है इस प्रकार से। और अष्टवैद्य परंपरा जैसे केरल में मौजूद है, उस प्रकार की भूत वैद्यों की परंपरा श्रीलंका में है, जो ग्रह बाधाओं को ट्रीट करते हैं, केवल ग्रह बाधाओं को ही ट्रीट करते हैं इस प्रकार से। तो हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तिबेटन मेडिसिन का ये थोड़ा रहस्य रहेगा कि वहां पे जो औषधि वनस्पतियां है, शिलाजीत जैसे प्रोडक्ट्स है, ये काफी अहम है। और अष्टवर्ग जो है खास करके वो हिमाचल समुद्र के इस प्रकार का है। श्रीलंकन आयुर्वेद अच्छा है। हाँ, अभी यूके में जो मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद का कोर्स चला रहे थे, उसमें मारूफ अतीक करके प्रमुख थे। वो अभी काफी बूढ़े हो चुके हैं, करीबन मेरे ख्याल में 75 या 80 से बीच होंगे, लेकिन उनका आयुर्वेद का अध्ययन बहुत अच्छा है। और मैं जब यूके गया था तो उनके साथ 2 दिन बिताए थे। और फिर वहाँ के जो अध्यापक है वो भी श्रीलंकन आयुर्वेद वाले हैं, तो उनसे ये जानकारी पता चली कि
ग्रह चिकित्सक वहां पे श्रीलंका में मौजूद है। इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि इस प्रकार से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ था, और हर आयुर्वेद की खासियत क्या है। अभी हम केवल भारत में जो आयुर्वेद प्रचलन में है उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। सिद्ध संप्रदाय आयुर्वेद से थोड़ा सा अलग माना जाता है और रसशास्त्र प्रधान माना जाता है। लेकिन बेस उनका वात पित्त कफ यही इस प्रकार का है, और उसके बारे में भी हमें जानकारी ज्यादा नहीं है, वो केवल तमिलनाडु में प्रचलन में है। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में केवल वाग्भट का प्रचलन ज्यादा है। अभी थोड़ा मुझे आश्चर्य लगा, गोप कुमार का यहाँ पे व्याख्यान हुआ था, और केरली लोगों के जब जब व्याख्यान हुए हैं वो केवल वाग्भट के ऊपर कंठस्थीकरण उनका जो है उसके आधार पर हुए हैं। लेकिन इस प्रकार इस समय जो गोप कुमार ने व्याख्यान दिया उसमें काफी चरक के रेफरेंस दे दिए, उनको कंठस्थ थे इस प्रकार से। तो ये अच्छा बदलाव है, क्योंकि वाग्भट चरक और सुश्रुत से उत्पन्न हुआ है, और चरक को बिल्कुल देखना ही नहीं है, ये अजीब बात है इस प्रकार। तो एक बीच में एक रिसर्च के बारे में एमडी रिसर्च के बारे में एक क्वेरी आई थी, और दक्षिण में चरक का प्रभाव ऐसा कुछ विषय था। और उसका कहना था कि दक्षिण में बिल्कुल ही चरक का प्रभाव नहीं है, और नहीं कहीं पढ़ाया जाता है, नहीं कहीं सिखा जाता है इस प्रकार से। अब सिलेबस में चरक है, और ये सीसीआईएम का सिलेबस है वो सभी जगह कॉमन है, फिर भी ये स्थिति है। मैं ऐसा नहीं मानता कि वाग्भट अच्छा नहीं है, लेकिन तत्वज्ञान जो आता है वो चरक से ही आता है, तो इसलिए चरक पढ़ना जरूरी इस प्रकार का रहना। और उत्तर भारत में हम देखेंगे तो चरक का महत्व ज्यादा है इस प्रकार से। जामनगर से लेकर, जामनगर ने चरक का अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी पब्लिश किया है। लेकिन फिर भी उतनी गहराई में मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं हो रहा, जैसा कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी नहीं है। तो इसके ऊपर ज्यादा जिक्र करना जरूरी होगा कि मूल ग्रंथों का अध्ययन हो जाए, और तत्वज्ञान के लिए खास करके चरक का अध्ययन हो जाए। तो इसमें अगर ये हिमालय की दवाइयां हम जोड़ दें तो एक अद्भुत इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। तिबेटन लोग, तिबेटन आयुर्वेद में उसी का प्रभाव है, और उससे भी अच्छे खासे रिजल्ट है। ये धर्मशाला के जो तिबेटन आयुर्वेद का कैंसर के लिए एक केंद्र है, वहां से भी अच्छे रिजल्ट है। लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो ये हमें थोड़ा देखना इस प्रकार से चाहिए, और वास्तव में आयुर्वेद के इतिहास में ये सब बातें आनी चाहिए। अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है, हम जो इतिहास सीख रहे हैं पुराणों में आयुर्वेद वगैरह इस प्रकार से, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। थोड़ा उसमें जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन साक्षात आयुर्वेद ही दूसरे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बहुनी शास्त्रांश विशेषांग प्रचलन लोग ये जो चरक का कहना है, उसके आधार पर ये भी शास्त्र अन्य इस प्रकार के होंगे, और उसमें से ये पर्टिकुलर डेवलप हो गए होंगे। जैसे ये कंप्यूटर परीक्षा, नाड़ी परीक्षा के बारे में इन्होंने बताया, इस प्रकार से वहां पे कुछ डेवलप इस प्रकार का हो गया होगा। तो ऐसे हालत में हमें उसके बारे में कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए कि ये इस प्रकार से यहाँ यहाँ पे प्रचलन है, और उसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी इस प्रकार की है। अब पुराण में आयुर्वेद भी नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसा है ना, कि हमारे जो ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी से लेकर तुकोबा वगैरह इस प्रकार से, या नामदेव वगैरह, एकनाथी भागवत, ये सभी मराठी में जो है, इनमें भी काफी हद तक आयुर्वेद है। गुरुचरित्र में भी काफी हद तक आयुर्वेद है।
लेकिन हमें इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। ये तो आया होगा आयुर्वेद से ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर भी हमें उसके बारे में पता नहीं है। साहित्य में आयुर्वेद है। और इस प्रकार से संस्कृत वाङ्मय में आयुर्वेद है। तो राजे यक्ष्मेव रोगाणाम समूह समय वृताम, ये शिशुपाल वध में माघ ने लिखा है इस प्रकार से। माँ वेदी यत सब एक राजा यक्ष्मेव रोगाणाम समूह समय वृताम वगैरह। तो इसमें जिस प्रकार से आयुर्वेद है उसका कुछ संकलन वैदिक सुभाषित साहित्य ने भागो घाणेकर ने किया है, लेकिन वो भी काफी आधा अधूरा इस प्रकार का है। हेडलेकर की जो किताब थी आयुर्वेद सरस्वती, वो एक बेहतरीन किताब है। या रंजित राय देसाई की आयुर्वेदी हितोपदेश, ये किताब है, यह एक बेहतरीन किताब है। और वास्तव में इनको सिलेबस में रखना है फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ाने के लिए, ये बेटर ऑप्शन है कि उसमें संकलन तो अच्छा किया है। उसके बारे में आयुर्वेदिक हितोपदेश में उनका हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह ये भी किया है इस प्रकार से, या टीकाएं दी है इसके ऊपर। तो उसके आधार पर आयुर्वेद सिखाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम हमारे ही ग्रंथ सीखेंगे। ये तर्क संग्रह, और तर्क संग्रह भी ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन रघुवंश, कुमार संभवम, है प्रारंभिक पाणिनियम या पाणिनीय व्याकरण वगैरह वगैरह, ये सब सीखने से कोई मतलब नहीं है। वैसे अनुवाद चंद्रिका भी अच्छी किताब है, लेकिन वो जिस ढंग से पढ़ानी चाहिए उस प्रकार से तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती इस प्रकार से आयुर्वेद संस्कृत सीखने के लिए। तो बेटर ऑप्शन यही होगा कि मूल ग्रंथों को ही सीखे, उसी में से समास संधि विग्रह सीखे, उसी में से विभक्ति प्रत्यय वगैरह के बारे में या क्रियापदों के बारे में जानकारी ले ले। और अगर कथाएं लेनी है, पंचतंत्र जैसी कथाएं लेनी है, रोचक हो इसके हिसाब से, तो आयुर्वेद के चिकित्सा के बारे में जो कथाएं हैं, सच्ची कथाएं हैं कि उसकी यशस्विता कैसी होती है, क्या होती है, उसके बारे में नए रूप से किताब लिखे। केवल कथाओं का संग्रह इस प्रकार का जिसमें आयुर्वेद की यशस्विता वर्णन की गई हो, तो इसमें छात्रों की रुचि भी बढ़ेगी आयुर्वेद में। और उसके साथ में संस्कृत भी पढ़ा जाएगा। और फिर ये हितोपदेश या आयुर्वेद सरस्वती, ये किताबें बहुत अच्छी है। उन्होंने प्रयास पहले से ही किया, हम भी कर सकते हैं, अलग बात है इसकी, लेकिन पहले से उन्होंने प्रयास किया है तो उसको वास्तव में लाने की कोशिश करे तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और ये विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद है, उनकी खासियत क्या है ये सीखने की कोशिश करें, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का तरीका होगा। और सिद्ध संप्रदाय में रसशास्त्र का जो है प्रचलन, उसको भली भांति देखे। हम जब गए थे तो सिद्ध संप्रदाय के एक वैद्य से मिले थे। उन्होंने संस्कारित पारद हमारे हाथ में रखा और चाटने के लिए कहा, हम सभी ने खाया, कुछ किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हुआ, अर्थात उनको पूरा विश्वास था कि ये कोई नुकसान नहीं करने वाला इस प्रकार था। लेकिन इस प्रकार से पारद, केवल पारद भी खा सकते हैं, ये भी लोगों को मालूम नहीं है इस प्रकार से। हितोपदेश एंड आयुर्वेद सरस्वती, ये वैद्य हेरलेकर अमरावती के हैं, अभी नहीं है वो, उनके बेटे वगैरह होंगे शायद। आयुर्वेद इतिहास ऑप्शनल पार्ट बन रहा है। नहीं, मुझे इतिहास का एक अलग महत्व है। दुर्दैव से मैं जब शाला में था तो कुछ भी ऐसे अध्यापक नहीं मिले इतिहास पढ़ाने वाले कि जो इतिहास में रुचि निर्माण कर सके। तो मुझे भी इतिहास के बारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कोल्हटकर सर आयुर्वेद इतिहास पढ़ाते थे और वो काश्यप संहिता का उपोद्घात पढ़ाते थे। अब मैंने भी नहीं देखा है काश्यप संहिता का उपोद्घात। जो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, लेकिन कोल्हटकर सर पढ़ाते थे तो जरूर उसका अहम महत्व होगा। और फिर
अभी इतिहास और पदार्थ विज्ञान को क्लब कर दिया। ये भी अजीब बात है। वैसे पदार्थ विज्ञान ये विषय तो अति दुर्लक्षित है, और ना ही अध्यापक उसके जाने बारे में जानते हैं, ना ही छात्र जानते हैं। तो ये बड़ी अजीब समस्या है ये इस पदार्थ विज्ञान के बारे में। तो पदार्थ विज्ञान नाम छोड़कर अगर हम आयुर्वेद तत्व ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, नाम देते हैं उसको। ऋषि मुनियों ने क्या जाना? आयुर्वेद जाना तो पदार्थ ही जाने, षट पदार्थ जाने। सामान्यांचे विशेषांचे गुणांत द्रव्याणि कर्मच समवायांचे तज्ञात्वा। तो आयुर्वेद तत्वज्ञान इस प्रकार का अगर विषय बन जाए और उसमें पदार्थ विज्ञान पूरा सम्मिलित हो जाए, और इसमें तत्वज्ञान के विभिन्न अंश लिए है, वेदांत वगैरह से लेकर नव संस्कृत क्लब विथ आयुर्वेद इतिहास। ये नए नए प्रयोग है, मालूम नहीं इसमें क्या निकलना होना है फॉर 200 मार्क्स। लेकिन इसमें ऐसा है थोड़ा सा कि संस्कृत पढ़ाने चलो मैं लगा रही हूँ। है, चलो केवल M2 संस्कृत पे से नहीं हो भेजो। सकते हैं या आयुर्वेद और संस्कृत दोनों वाले हो सकते हैं। आयुर्वेद पढ़ाने वाले तो आयुर्वेद ही वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि संहिताएं निकल देनी चाहिए, इस प्रकार का एक चल रहा था बीच में। और उसका कारण था कि संहिता कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो पढ़ा नहीं रहे इसलिए निकाल देना है, ये गलत बात है। पढ़ाएंगे कैसे, इसके बारे में सोच रहा है। फिर उनका कहना था कि हर सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाने वाले हैं वो अपने अपने आवश्यक जो सूत्र है वो ग्रंथों से ढूंढ कर संस्कृत में पढ़ाए, उन सूत्रों को पढ़ाए इस प्रकार। जब सीसीआईएम ने ये बीएमएस कोर्स की स्थापना की और पंडित शिव शर्मा अध्यक्ष रहे, उनका एक ही मकसद था कि बीएमएस कोर्स को एमबीएस समकक्षता मिल जाए। तो उस चक्कर में जैसा सिलेबस का वहां पे ढांचा है, उसी प्रकार का ढांचा आयुर्वेद में रखना है, ऐसा उन्होंने किया। जो इक्विवेलेंस नहीं मिलता, और इसलिए वहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो हमारे यहाँ शारीरिक रचना, शारीरिक क्रिया होगा वगैरह। वहाँ फार्माकोलॉजी है तो हमारे यहाँ द्रव्य गुण शास्त्र होगा वगैरह। इस प्रकार से उन्होंने किया। लेकिन आयुर्वेद की जो खासियत है, मूल सभी ग्रंथ संस्कृत में है, तो उसके लिए संस्कृत रखना अनिवार्य होगा। पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद के तत्व ज्ञान को समझने के लिए अनिवार्य हो गया। लेकिन ये सब करते करते मूल ग्रंथों का अध्ययन दूर हो गया। और उस समय ऐसा कहना था कि वो अध्यापक मूल ग्रंथों का अध्ययन करके उनके सूत्र उनके क्रमिक पुस्तक में डाल के उसके बारे में बहस करेंगे, वही पढ़ाएंगे। इस प्रकार से एक दो अच्छे किताब इसमें से निकली है, व्याधि निश्चय करके मोये लेले, ताई राजवाड़े और अदा आठवले, इनकी जो किताब पब्लिश हुई मराठी में है, वो बढ़िया है किताब। सभी मूल ग्रंथ से अवतरण लिए गए हैं। फिर भी बाद में जो किताबें आई वो केवल चिकित्सा काय चिकित्सा की किताब है, तो ढेर सारे औषधि योग बता देना उसमें से। किसका कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में कुछ भी बहस नहीं है। अभी ये धनंजय कुलकर्णी की किताब आई आयुर्वेद व्यासपीठ के जरिए, चिकित्सा काय चरक चिकित्सा साधना, चरक कल्पामृत, चरक कल्पामृत नाम। वो इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन, चरक कल्प सुधा, हाँ। ये इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करने वाली किताब है। चाहे 30 ही योग हो, लेकिन वो
उनका संगठन कैसा है, वो किन अवस्थाओं में कैसे प्रयोग करना है, यही तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस प्रकार की बात तो हुई नहीं। और फिर जो अध्यापक पढ़ाने वाले थे वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, छात्रों को भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करनी थी, उनको तो बस डिग्री चाहिए थी। और आगे चलकर जीपी करनी थी इस प्रकार से। तो ये सिलसिला काफी वर्षों तक ऐसा ही चलता आया। कोलटकर सर ने पहले बार उसमें परिवर्तन लाने के बारे में सोचा और खुद के घर पे आयुर्वेद सिखाना शुरू कर दिया। और फिर हम जो उनके छात्र रहे, कोलटकर सर के छात्र रहे, उन्होंने हमें मूल ग्रंथ टीका पढ़ने के लिए सिखाया इस प्रकार से। और ये धनंजय कुलकर्णी, चरक कल्पसुधा, मराठी में है किताब। और चरक के 30 योगों का विवरण इस प्रकार का है उसमें। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, कोल्हटकर सर से ये शुरुआत हुई। फिर जब मैंने गुरुकुल आरंभ किया तो उसमें से जो छात्र निकले, वो मूल ग्रंथों को 100 कल्प है था। मैंने 30 सोचा था, 100 है कल्प। ओके, तो अच्छी बात है, 100 कल्प है तो। लेकिन हमें दिलचस्पी होनी है शायद लंघन के बारे में ही बात करें, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ तक करना है, वगैरह वगैरह। ये सभी बातें अच्छी तरीके से बताएंगे तो उसको प्रयोग में ला सकते हैं ना। आधा अधूरा ज्ञान देके प्रयोग में नहीं ला सकते उसको इस प्रकार से। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा है कि थेरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत छूट वो हैंड इन है, ये दोनों साथ में ही चलने चाहिए। अब कॉलेज में नॉलेज नहीं मिल रहा है, इसलिए कॉलेज में परिवर्तन कैसे आए इसके बारे में सोचना है। और गुरुकुल यही उसका एक अच्छा नमूना है। कि इसमें से अभी जो एमडी होकर कॉलेज में पढ़ाने लगे हैं और खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जरिए कॉलेज का वातावरण सुधरता जाएगा। और लोग मूल ग्रंथों को समझ सकेंगे, आयुर्वेद की प्रैक्टिस देखेंगे, आयुर्वेद करने लगेंगे, और फिर परिवर्तन आएगा। तो कुछ हद तक ये परिवर्तन आ गया है अभी, और तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये ज्यादा ट्रेडिशन महाराष्ट्र में हुई। केरल में उनकी अपनी ट्रेडिशन है, जो वाग्भट का कंठस्थीकरण करते हैं और उसी के आधार पर काम चला लेते हैं इस प्रकार से। लेकिन तत्व ज्ञान संस्कृत के बारे में इतना ध्यान नहीं देते। तो उनमें ये बात अगर हो जाती है, वो चरक अध्ययन शुरू करते हैं, तत्व ज्ञान में हिस्सा लेते हैं। और उत्तर भारत, मध्य भारत, इसमें अगर तत्वज्ञान और प्रैक्टिस ये दोनों बढ़ती है तो शायद कुछ बात बनेगी इस प्रकार से। तो पूरे देश भर में इसमें अगर परिवर्तन लाना है तो मूल ग्रंथों का अध्ययन, उसका कंठस्थीकरण और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यही करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और तभी वैद्य बनेंगे। अच्छे वैद्य बनेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छी चिकित्सा मिलेगी, ज्यादा लोग अच्छे तरीके से ठीक होने लगेंगे। तो आयुर्वेद में विश्वास बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी इस प्रकार से। और यही वास्तव मार्ग इस प्रकार का है। तो हमें इन सभी के बारे में चलेगा क्या होगा, उसे तुम याद दिलाएंगे नहीं होगी। अपने अपने माइंड म्यूट रखो। अगर आपको कुछ व्यक्त करना है तो लिखो यहाँ पे। तो अभी तो मैं और सोच रहा हूँ इसके बारे में कि हमें केवल आयुर्वेद से नहीं, योग से भी आगे बढ़ना है।
और इसीलिए मैंने वो योग का हर बुधवार को सुबह वाचन यहाँ पे शुरू कर दिया, पतंजलि योग सूत्र का। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें काफी दिलचस्पी होगी, और खुद प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो भी आगे बढ़ सकेंगे इस प्रकार से। इसके जरिए हमने एक वर्कशॉप एक दिन का लिया था, आयुर्योग और पीसीओडी ऐसे सब्जेक्ट को लेकर। अभी इसी प्रकार का एक वर्कशॉप मैं कोकण में ले रहा हूँ, जयगढ़ के यहाँ 23 तारीख को। वहाँ JSW करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिंदाल प्रोजेक्ट की। और एक 14 मई रविवार को, सेकंड रविवार, यहाँ पे गोला अपटे सभागृह अपटे रोड पे एक इस प्रकार का वर्कशॉप लेने जा रहे हैं। उसकी विज्ञापन जो है उसके बारे में जानकारी चंद ही दिनों में मिल जाएगी। तो खास करके शहर में ही रखा है, क्योंकि पिछले वाला जो था वो एक बेहतरीन स्पॉट है, सासवड़ के नजदीक जो है वो। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि शहर में अगर हो तो अच्छा होता, तो एक बार शहर में करके देखते हैं। तो आप सभी उसमें शामिल हो जाए। आयुर्योग पीसीओडी ऐसा ही शायद शब्द ये रहेगा। बेसिक कंसेप्ट आयुर्योग की है। तो आयुर्वेद और योग को किस प्रकार से इकट्ठा लाना है, ये हम सोचेंगे। और खास करके जो आत्मा, मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, ये जो विषय है, ये योग के जरिए कैसे हैंडल करेंगे। आयुर्वेद का भी कुछ इसमें हिस्सा है, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन योग का भी काफी योग है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो JSVC में उसका आ जाएगा विज्ञापन जो है वो। और ये आपटे रोड पे गोला आपटे सभागृह, इसमें ये संपन्न होगा। तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये सभी जो औषधियां हैं, हिमवत प्रभव इस प्रकार की, तो ये दूध के साथ प्रयुक्त होकर षण्मासात परमायु दीर्घायुष्पाक वयश्च तरुणम तरुण वय अनामयत्व स्वरवर्ण संपद उपचयम मेधाम स्मृतिम उत्तम बलम इष्टांश अपरान भावान आवहंति सिद्धाः। तो इसके जरिए ये सभी इष्ट भाव जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए सर ऑनलाइन भी कर रखे। मैं ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ ऑनलाइन रखने के बारे में, बाद में थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन फिजिकल जो होगा वो ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन होती है। आगे चलकर हम दो तरीके के कोर्स बनाना चाहते हैं, एक आयुर्योग के बारे में, एक मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जिसमें बेसिक कोर्स भी होगा और थेराप्यूटिक भी होगा, और एक आम जनता के लिए केवल स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार से। जैसे हमारा योग आयुर्वेद पदवी का अभ्यासक्रम रहा था तिलक महाराज विद्यापीठ में, और ये कोर्स हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखेंगे। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार इस प्रकार का करेंगे, उसका सिलेबस वगैरह बना रहे हैं इस प्रकार से। और फिर कम से कम 6 महीने बाद पुणे में आना है, और 15-20 दिन 1 महीने तक यहाँ पे रहना है। उसके बाद में अगर हम कुछ सर्टिफिकेट वगैरह इस प्रकार का चाहते हैं तो ये मैंडेटरी करना पड़ेगा। और फिर अपने आप घर पे योग करते रहना वगैरह, ये सभी बातें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। तो अभी इस विषय को लेकर, आयुर्योग को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ। और अभी ये जो जयगढ़ में होने वाला है वो रत्नागिरी और वहाँ के एरिया के लोग उसमें शामिल हो जाए, और चाहे कोल्हापुर वगैरह से भी आ सकते हैं। और ये जो मैं पुणे में बता रहा हूँ 14 तारीख को, प्लीज कैन अरेंज इट ऑनलाइन
as those who are out of station can join online. सोचते हैं इसके बारे में लेकिन पहले तो हम मकसद पूरा करेंगे, कम से कम 50 लोग तो होने चाहिए जो पुणे में आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए इस प्रकार से, और फिर शायद ये ओपन करेंगे ऑनलाइन भी इस प्रकार से पूरे दिन का इस प्रकार का होगा। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे इस प्रकार से। और रजिस्ट्रेशन के बारे में कैसे सोचना है, क्या सोचना है, यह भी थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। सुवर्चला नाम औषधीर्या हिरण्यक्षीरा पुष्कर सदृश पत्रा आदित्यपन्नी नाम औषधीर्या सूर्यकांता इति विज्ञायते सुवर्णक्षीरा सुवर्णमंडलाकार पुष्पाच्च। तो अभी तो इसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा कि ब्रह्मस्वरूप नाम की औषधि है जो हिरण्यक्षीरा, स्वर्ण जैसा क्षीर उसमें से निकलता है, पुष्कर सदृश पत्रा और कमल जैसे पत्र जिसके है। तो अभी के इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। शायद ये तिबेटन आयुर्वेद वाले लोगों के पास कुछ जानकारी होगी, उन्होंने कुछ देखा होगा, तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी। यहाँ से हिमालय में ट्रेकिंग के लिए जाने वाले भी कुछ लोग हैं। ये तळेगांव में काय रहते थे नाम, सारिका, नाम नहीं याद आ रहा अभी। वो हिमालय में ट्रेकिंग के लिए जाते हैं बरस में एक बार। उनको भी कुछ जानकारी अगर है तो देखना चाहिए, और उस ग्रुप में फोटोग्राफर अवश्य होना चाहिए जो अच्छी तरीके से फोटो निकाले। भोर, इला भोर, इला भोर और उसका पति, ये दोनों तलेगांव से इस प्रकार के जाने वाले। अभी मालूम नहीं, मैंने सुना था काफी उसके बरस हो गए, अभी जाते हैं नहीं जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार के अगर है तो संतोष बहुत ये तो उनसे एक बार पूछेंगे अगर उन्होंने इस प्रकार के कुछ देखे हैं क्या। आदित्यपर्णी नाम औषधर्या सूर्यकांता इति विज्ञायते सुवर्णक्षीरा सुवर्णमंडलाकार पुष्पाच्च। तो सुवर्ण सूर्यकांता नाम से भी जाने जाते हैं, सुवर्ण क्षीर वैसे उसका ही, इसका भी सुवर्ण क्षीर है। सूर्यमंडलाकार पुष्पा इस प्रकार से। नारी नाम औषधि अश्वबला इति। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ जैसे पिछले बार वैद्य संभाजी पाटील हिमालयात दरवर्षी जात असतो, त्याला तेथील बरीच माहिती झाली आहे, कॉन्टॅक्ट एक्सेट्रा पण। ये कहाँ पे है लेकिन संभाजी पाटील? तो उसका कांटेक्ट शेयर करो जीएसवीसी में। और वो कब जाता है, क्या जाता है ये? सोलापुर, ओके। तो अगर जानकारी मिलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसके साथ कोई कुछ लोग गए हैं नहीं गए हैं ये भी थोड़ा देखना चाहिए, और कहाँ पे जाता है कैसे जाता है ये एक अलग रहेगा। उसको इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहो। और हो सके तो उसका एक व्याख्यान रख सकते हैं, एक दिन लेक्चर उसका ले सकते हैं। गोपी कृष्ण सर ऑल्सो गोज टू हिमालय एंड श्रीशैलम, ओके। तो ठीक है। ये जानकारी अच्छी है। तो उन्होंने क्या क्या देखा, कैसे प्रयोग किया, इसके बारे में अगर वो बताते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और वहां से दवाइयाँ यहाँ अगर ला सकते हैं प्रयोग के लिए तो एक अच्छा रहेगा। ये तो वनस्पति से दवाइयाँ ज्यादा, जब दवाइयाँ ज्यादा से ज्यादा कुछ खनिज इस प्रकार की रहेगी, और टोटली पोल्यूशन फ्री रहेगी। ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो उनको भली भांति में भांति प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो दो तीन तरीके हैं। एक पंचकर्म का तरीका है जो बहुत अच्छे रिजल्ट कम श्रम में या कम दिनों में लाता है। दूसरी रसशास्त्र की दवाइयाँ हैं
वो भी बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट लाती है। और तीसरा, इस प्रकार की वनस्पति जो दवाइयाँ दवाइयाँ हिमालय से जो आ रही हो या ज्यादा जंगल से आ रही हो, यहाँ पे अगर करना है उसके प्रकार से, और फिर उनका वीर्य बढ़ाना है। शतपाकी सहस्त्रपाकी वगैरह इस प्रकार से करके उसका वीर्य बढ़ाना है। तो ये हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स होने चाहिए। खास करके जिन व्याधियों में एलोपैथी कुछ काम नहीं करती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अभी बहुत बढ़ने वाले हैं, वैसे भी बढ़ रहे हैं। कैंसर तो बढ़ ही रहा है, किडनी फेलियर बढ़ ही रहा है, हार्ट डिसीज भी चल रहा है, इस प्रकार से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो इन सभी के बारे में हम किस प्रकार से सोच सकते हैं, ये देखना चाहिए। अश्वबला या बलवज सदृश पत्रा। तो बलवज जैसे पत्र जिसके है, सदृश पत्र जिसके है, बलवज का शायद बैल से होगा। ये तो नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया है ये प्रकार से। ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बृहत्तर इस बुक इस बुक में इन वनस्पतियों के बारे में चर्चा की गई है। ओके। ये भी अच्छी है। वैसे बापालाल वैद्य की किताब काफी फेमस है इसके ड्रग बृहत्तरी। वैसे चुनेकर की भी किताब अच्छी है, भाव प्रकाश के बारे में उनका जो विमर्श है वो भी अच्छा है। तो इन सभी को देखने की कोशिश करें, और सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, प्रैक्टिस में लाना है। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक कुछ बता नहीं सकेंगे। तो इसके बारे में जरूर सोचेंगे इस प्रकार से। बलवज सदृश पत्रा, इसमें तलटिप भी है। पुनः अज सदृश पत्रा इति। भाई अलग बात है। काष्ठगोधा नाम औषधिर्गोधाकारा, सर्पानाम औषधि सर्पाकारा, सोमो नाम औषधिराजा पंचदश पर्वा स सोम इति इव हीयते वर्तते च। इसके बारे में काफी बहस की गई है। चिंग काशीकर की एक सोम के बारे में किताब है, संस्कृत पंडित थे। और प्रैक्टिकल नॉलेज शायद नहीं है उसमें, लेकिन सोम के बारे में उनकी किताब प्रख्यात है इस प्रकार से, चिंग काशीकर की। सुनेकर के भाव प्रकाश की, और सुनेकर के और भी है। अं, सुश्रुत निघंटूचा आहे का, मला वाटतं त्यांचं भाव प्रकाशचा आहे, और भी है लेकिन। हाँ, काय काढलं? हाँ, सुश्रुत के ऊपर भी है उनका। दौर्भाग्य से द्रविड़ विज्ञान 5th वॉल्यूम बाय आचार्य प्रियव्रत शर्मा, ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बृहत्तरी, ये हिंदी है या मराठी? मराठी तो नहीं है। शायद अंग्रेजी होगा। ऑथर एंड एडिटर ऑफ दिस बुक आर सुनेकर एंड ठाकुर बलवंत सिंह। ओके। तो ये चुनेकर की सुश्रुत के बारे में किताब है। और वैसे चुनेकर 3-4 बार मेरे घर पे रहे हैं। ये हिंदी है या संस्कृत है? ओके। इंग्लिश एंड इंग्लिश है। चुनेकर का पूछा पूछा क्या है? लेकिन मैं उनसे ज्यादा ज्ञान सम्मिलित नहीं कर पाया। एक तो काफी बूढ़े हो चुके थे।
और फिर बाकी बातें थोड़ी फार हुई, थोड़ी बहुत हुई, लेकिन ये उनके किताबों के बारे में ज्यादा बहस। उनकी बुक चुड़ेकर का चुड़ेकर को पूछो, उनकी बुक, चुड़ेकर नहीं रहे अभी उनका देहांत हो गया। तो लेकिन ये शायद चौखंबा से है, तो वहां मिलेगी किताब, कौन सी है, ये सब मिलेगी इस प्रकार से। वैसे यहाँ पुणे वैद्य ग्रंथ भंडार करके खड़ी वाले वैद्य की किताब की दुकान है। तो बीच बीच में जाके वहां पे कौन कौन सी किताबें हैं, एक बार देखना चाहिए। नई नई कौन सी किताबें आ रही है। मन करने का पब्लिकेशन की भी बहुत सारी किताबें हैं। और मालूम नहीं उनकी पहुंच पूरे भारत में है या नहीं है इस प्रकार से, और उसमें से हिंदी अंग्रेजी कितनी है ये भी पता नहीं है। लेकिन जो भी काम हुआ है उसको पहले समझ लेना, ये बहुत बढ़िया इस प्रकार का है, तो आवश्यक है वास्तव में इसके बारे में। और हमें कैसे सीखना है यही नहीं सिखाया जाता, क्योंकि अध्यापक खुद ही नहीं सीखते हैं तो क्या पढ़ाएंगे, लोगों को क्या सिखाएंगे इस प्रकार। तो ये परिस्थिति में बदलाव आना चाहिए इस परिस्थिति में। और कॉलेज में अगर अध्ययन नहीं हो रहा तो कम से कम लाइब्रेरी का तो फायदा उठाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाकर बैठ के जो भी किताबें हैं उनको देखनी चाहिए इस प्रकार से। मूल ग्रंथों का अध्ययन और टीका वाचन लेना चाहिए। जब मैंने कोलटकर सर से टीका वाचन समझ लिया, आयुर्वेद फिजियोलॉजी का बेस्ट बुक, ये कौन सा है आयुर्वेद फिजियोलॉजी। वैसे भावी साठे की जो किताब है शारीरिक क्रिया के बारे में, वो एक अच्छी है, मराठी में है वास्तव में। और संगम वर्तक की जो किताब है वो भी अच्छी है। वो तो अभी उनकी पदार्थ विज्ञान के ऊपर भी अच्छी किताब थी, लेकिन उसमें विवरण कुछ भी नहीं है, केवल मूल जो है वो बताया है इस प्रकार से। तो विवरण के बिना बात नहीं बनेगी इस प्रकार से। दोष धातु मल विज्ञान वर्तक, ये भी अच्छी किताब है संगम वर्तक की इस प्रकार की। वो भी नहीं रहे। लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। कम से कम जो अध्यापक है वो लोगों को प्रोत्साहित करे, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करे इन सभी किताबों को पढ़ने के लिए। वैसे टी द्वारकानाथ की किताबें अंग्रेजी में है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। मैंने पहली बार फंसल करके यहाँ सी द्वारकानाथ की किताब देखी इस प्रकार से, लेकिन मेरी दिलचस्पी मूल ग्रंथों में ही रही, तो मैंने इस प्रकार की जो किताबें लिखी गई है उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो भी होना है। कम से कम किस किताब में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति प्रामाणिक है या नहीं। कि कम से कम ज्ञान देने के लिए ही किताब लिखी है, केवल सिलेबस में रख दिया जाए पैसे कमाए इस किताब से किताब नहीं लिखी है, ये बात होना जरूरी है। तो इस प्रकार के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन ये छात्रों तक पहुंचता ही नहीं है। और छात्र भी कोशिश नहीं करते हैं ढूंढने की, कि अगर मुझे सीखना है तो मुझे क्या क्या पढ़ना है इस प्रकार से। और कंठस्थीकरण ये एक बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जब तक हम कंठस्थ नहीं करेंगे तब तक ये ध्यान में नहीं रहेगा, और उसका सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है। कल दोषधातु विज्ञान फडके सर यांचेही आहे, येस उनका भी है, गोवा फडके सर का। तो शायद हम ये सभी क्रमिक किताबें जो है, जो अभी प्रचलन में नहीं है, उनको प्रचलन में लाने की कोशिश करेंगे, कम से कम एक अलाइड रीडिंग के लिए भी सही हो, लेकिन ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मूल रूप से हमें दोष धातु मतलब विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
हमें आयुर्वेद तत्वज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और फिर हर विषय में क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या प्रैक्टिकल करना है, ये अगर सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हम अध्यापकों को तैयार करने में जुड़ जाए। मैं अध्यापक कह रहा हूँ तो यूजी के ही स्टूडेंट्स जो अपकमिंग अध्यापक है उनको तैयार करेंगे, जैसे गुरुकुल माध्यम है, ये माध्यम है, इस प्रकार से। तो इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा, आने वाले छात्र जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़ने लगेंगे, तो ये अच्छी बात इस प्रकार से हो जाएगी। तो ठीक है, भावी साठे सर बुक नेम प्लीज। इसे अभी याद नहीं है। लेकिन कितनी वैदिक ग्रंथ भंडार वगैरह में जाकर देखो, कुछ मिलेगा। पद्मश्री आचार्य कृष्णचंद्र Shonecker worked under the guidance of Thakur Balwant Singh, basically a botanist who gained knowledge of Ayurveda and helpful excursion tours. And he is a legendary teacher of legend PV Sharma. Okay. अभी पीवी शर्मा का ज्यादा नाम हुआ है। दूसरा तो विज्ञान। ओके। उनका आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, ये पीवी शर्मा की भी एक किताब है। वो कितने लोग पढ़ते हैं मालूम नहीं है इस प्रकार। लेकिन इस प्रकार की किताबें होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मेरा था थोड़ा सा सौभाग्य रहा, मैं पीवी शर्मा से मिला था, मैं और बहुल करके हमारी एक फोटो निकाली गई थी। अभी मैं अपने मुझे फोटो है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन जिन लोगों ने इसके साथ प्रैक्टिस की है उनका ज्यादा मन। केवल थियोरेटिकल वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और प्रैक्टिकल वाले कम हैं। यहाँ पुणे में हेमा साने मैडम बॉटनिस्ट अच्छी थी, अभी है थी नहीं, है इस प्रकार से। तो वो तो अभी काफी बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन बॉटनी में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। और उनको भी काफी जानकारी है, उनको भी आयुर्वेद में रुचि है। तो ये जो लोग हैं जिनसे हम कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वो अभी भी जोगेश्वरी के नजदीक रहती है, उनके घर में बिजली नहीं है। बगैर बिजली के ही रहती है इस प्रकार से। उसका भाई उसके साथ था, वो भी चल बसा, तो अभी अकेली है इस प्रकार से। तो ऐसे कुछ लोग हैं। तो हमें जानकारी होनी चाहिए। संभवतः नॉर्थ इंडिया में पीवी शर्मा सर की बुक्स का प्रचलन काफी है, सही है। लेकिन इसमें प्रैक्टिशनर होना बहुत जरूरी है। और जो प्रैक्टिकल लेवल पे उनका प्रयोग जानते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे लिए इस प्रकार से। वैसे भाव प्रकाश की हिंदी टीका जो है, हिंदी विमर्श विमर्श जो है, वो प्रैक्टिकल है। समीर जमदग्नि ने उसका काफी प्रयोग किया है, महत्व जाना है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा ही सही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से प्रैक्टिकल पर उतर आना जरूरी इस प्रकार का हो। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद एंटिक्विटी टिल 1000 AD is edited by आचार्य पीवी शर्मा। ठीक है, किताब देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो अलाइड इस प्रकार की किताबें हैं काफी, पब्लिश्ड बाय इंसा, ओके, उनको हमें जरूर देखना चाहिए। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। Om.
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।